हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीडियन स्टूडेंट्स क्लब। मैं हूं आदित्य मंगयाल, आपका अपना फिजिक्स मेंटोर। पिछले टर्म पे हम लोगों ने चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज, चार्ज नहीं, करंट की बेसिक प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, उसके इंस्टेंटेनियस और एवरेज के टर्म्स में उसे कैसे डिफाइन किया जाएगा वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमने कहा था आज का जो लेक्चर होगा थोड़ा मैथमेटिकल होगा, तो वैसा ही होगा। तो आज हम कुछ नई टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा फोकस आज बनाए रखिएगा, साथ के साथ नोट करते रहिएगा चीजों को। तो हम लोग मान लिए कोई एक वायर है। वायर सिलेंड्रिकल होती है, आप सबको पता है। ये एक वायर है, इसको हम लोगों ने किसी बैटरी से जोड़ दिया ताकि इसमें चार्ज फ्लो कराए। ठीक, इसको हमने बैटरी में जोड़ दिया। अब बैटरी क्या करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे मूव कराना शुरू करती है। जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसे इस तरीके से मूव कराना शुरू करती है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के कोई चार्ज मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, इससे क्लियरिटी ज्यादा होगी। फिर उसकी जगह पे आप कभी भी इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं, प्रोटॉन भी दिया जाए सवाल में तो पुट कर सकते हैं। तो हम लोग क्यू चार्ज मान लेते हैं, कई सारे क्यू चार्ज यहाँ पे हैं। मान लीजिए इसमें कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, इस तरफ का रैंडम मोशन में रहते हैं। ये आ जाने से कंडक्टर, क्योंकि वायर है, वायर भी कंडक्टर ही होती है, तभी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ये आ जाने से जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो इस तरीके की बन जाती है। ठीक, अब हम पूरा नहीं बना रहे हैं जिससे कि आपको क्लियरिटी ज्यादा रहे बोर्ड पे। ठीक, इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी है, कई सारी तो रैंडम मोशन में रहेंगे ही चार्ज, लेकिन ओवरऑल जो वेलोसिटी वो इस तरफ की हम लोग मान लेते हैं। उसको जो हम लोग कहते हैं वो होती है एवरेज वेलोसिटी। ठीक, एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक, अब चूंकि ये एक ही तार में रहता है, किसी की वेलोसिटी कम किसी की ज्यादा होती है, एवरेज तो चलिए जो होती होगी जीरो होती है, वैसे एवरेज जीरो लेते हैं वेलोसिटी। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसी कम किसी ज्यादा होती है, इस चार्ज की वेलोसिटी ज्यादा इसकी कम, तो ये जाके उसको टक्कर मार देगा पीछे से। उस टक्कर मारने को हम लोग कहते हैं कोलिजन। कोलिजन का मतलब ही होता है टक्कर मारना। तो टक्कर मारने का जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक गया और उसने उसे टक्कर मारा, उस टाइम को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, और जो वेलोसिटी होती है, इसके खींचने की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करने की वेलोसिटी, उसको हम लोग वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेसिक टर्म्स कुछ आप समझ गए हैं, टाउ क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं करंट की बेसिक डेफिनेशन से हम लोग कुछ मतलब नई चीजें निकालने वाले हैं। पहले, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एफ जो होता है ma होता है। वेयर मास इज कांस्टेंट, अगर वेरिएबल मास सिस्टम लेंगे तो रॉकेट रिपल्शन का केस बन जाएगा, लेकिन हम वो नहीं कंसीडर कर रहे क्योंकि मास हम लोगों ने कांस्टेंट मानना है। एफ इक्वल टू ma होता है। एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू हमने आपको पहले ही चैप्टर में पढ़ा दी थी, होती है Q इंटू ई इक्वल टू एम ए। यहां से ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं Q ई अपॉन एम। ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अगर वेलोसिटी लिखना चाहे एक्सेलरेशन से तो क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी अगर हम लिखना चाहें, ए इक्वल टू क्या होता है, डीवी अपॉन डी एल, डीवी अपॉन डी टी, है ना। तो अगर यहाँ पे हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये v बन जाएगा, क्योंकि टाइम को अगर डिवाइड करोगे तो v अपॉन टी एक्सेलरेशन, v की वैल्यू हमने q e t अपॉन m निकाल ली। यही v जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। अगर यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन होता तो q की जगह e इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया जाता। इतना समझ गए, मैं किनारे हट जाता हूँ, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिएगा, टाउ और वीडी के बारे में लिख लीजिएगा।
और वो जो क्वेश्चन लिखाई हैं उसके बारे में लिख लीजिएगा। लिख लिया? ठीक है। अब हम थोड़ी क्रोमोलॉजी की बात करने वाले हैं। क्रोमोलॉजी इन द सेंस ये एक नया फॉर्मूला है। नया फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला पुराना ही, बस आपके लिए कुछ अलग हट के होने वाला है। तो एक फॉर्मूला आपने सबने पढ़ रखा होगा, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। बहुत फेमस फॉर्मूला है, चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर याद करने की बात आए तो आपको ये फॉर्मूला ऐसे ही याद होना चाहिए, और बोर्ड वगैरह में अगर इसके डेरिवेशन आते हैं तो मैं आपको एक बार डेरिवेशन बिल्कुल करा दूंगा। करा देते हैं ना। तो Q चार्ज जो होता है Q इस V वॉल्यूम से, मान लीजिए इसका पूरा वॉल्यूम V है और N जो है चार्ज N इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए फ्लो कर रहे हैं, N इलेक्ट्रॉन इस V वॉल्यूम से फ्लो कर रहे हैं, तो उसमें चार्ज कितना होगा? पहले N इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा N इंटू ई, क्योंकि ये V वॉल्यूम में फ्लो कर रहे हैं तो इसको V वॉल्यूम से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो एक वॉल्यूम में आपका चार्ज आएगा। N E V वॉल्यूम, इस V वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू इसकी L लेंथ अगर L है और क्रॉस सेक्शन एरिया आपको A दे दिया जाए, ये पूरा एरिया A दे दिया जाए, तो क्या हम लोग वॉल्यूम को A इंटू एल लिख सकते हैं? N E A इंटू एल लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो है वॉल्यूम यही तो होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट। Q पता है और ये हमारे पास इक्वेशन है। N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, लेंथ बढ़ाई घटाई जा सकती है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dq अपॉन dt। N E A कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा dl अपॉन dt। ठीक, इतना हम लोगों ने, और dq अपॉन dt हमने पढ़ा है वो होता है I इक्वल टू N E A कांस्टेंट, N E A कांस्टेंट, dl अपॉन dt लेंथ पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेंथ पर यूनिट टाइम को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी, जो कि यहाँ इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी v d। तो ये है इसका सीधा सरल सा डेफिनेशन, डेरिवेशन। ये इसका डेरिवेशन है, छोटा डेरिवेशन हो सकता है एग्जाम में आ जाए, हो सकता है ना आए, इतना लोड नहीं लेना। लेकिन ये जो पूरा हम पढ़ा रहे हैं पूरा एग्जाम में जरूर आ सकता है, क्योंकि इसके आगे अभी हमें एक आध दो फॉर्मूले और डिराइव करने हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर अभी आगे इसके आगे हम और बताएंगे। कर लीजिए, कर लिया? ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो यहां से जो हमने वैल्यू निकाली थी F इक्वल टू एम ए रख के, F को क्यू रखा था, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी हमने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैल्यू जो हमारी आई थी Q E T अपॉन M। ठीक, और इस फॉर्मूले से जो अभी हमने दूसरी बार डिराइव किया, इस फॉर्मूले से ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैल्यू क्या आएगी? इस फॉर्मूले से आएगी VD इक्वल टू I अपॉन N E A। ठीक, मान लीजिए ये इक्वेशन हम लोग की है सेकंड, ये इक्वेशन हम लोग की 1, तो यहाँ पे 1 इक्वेशन को 2 के बराबर रख देते हैं, क्योंकि दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और सेम केस के लिए हमने निकाला है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं Q E T अपॉन M, क्योंकि चार्ज हम लोग एक इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं, इसलिए चार्ज यहाँ पे चार्ज लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E E T अपॉन M भी रख सकते हैं, इक्वल टू I अपॉन N E A। यहां से हम लोग वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाल लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। E की जो वैल्यू आएगी I M अपॉन N E स्क्वायर T A, N E स्क्वायर A T। ये हमने निकाल ली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इतना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अच्छा, एक पोटेंशियल का भी लिख लिए, फिर नोट करिए। E डॉट डी आर V होता है, E क्या होगा? V अपॉन L, वही पोटेंशियल ग्रेडियंट V अपॉन L होता है E। तो V को लिखते हैं E V अपॉन L, L इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा लेंथ से, I
एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टी। ठीक, इस अब इतना जो है एक बार आप लोग नोट कर लिए, नोट करके फिर बताइए। नोट कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने v इक्वल टू आई एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टी तो पढ़ लिया। अब इतने हिस्से पे फोकस मारिए, इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ जाइए। यहाँ पे हमने क्या दिख रहा है, v i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v प्रोपोर्शनल टू i है, यही होता है आपका ओम्स लॉ। जो बाकी जगह बाकी टीचर आपको रटाते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i होता है, ऐसा ओम्स ने देखा और जाना। हमने आपको मैथमेटिकल तरीके से नॉर्मल एफ इक्वल टू एम ए शुरू करके एकदम लास्ट में यहाँ तक हमने ये चीज आपको डिराइव करके दी है, डिफाइन करके दी है। ठीक, अब जो है इसको मिटा रहे हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज का लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आगे के लिए। ठीक, तो v प्रोपोर्शनल टू i हमने पढ़ लिया, ये हमने निकाल लिया, पढ़ा क्या हमने नहीं निकाला। v प्रोपोर्शनल टू i तो एक कांस्टेंट आएगा v इक्वल टू i r, r होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। जितना ज्यादा पोटेंशियल डालेंगे उतना ज्यादा करंट बहेगा। ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डाला हमने उतना ज्यादा करंट उसमें से बहा। तो क्या सारा जितना मान लिए 5 वोल्ट का वो डाला पोटेंशियल, तो क्या 5 वोल्ट का पूरा 5 एम्पियर करंट रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है वायर का भी, हम लोग कई बार अलग से भी लगाते हैं जिससे कि करंट की वैल्यू हम लोग कम ज्यादा कुछ कर सके, ज्यादा नहीं कमी होती है। ठीक, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जो मतलब अगर बी ए है आई ए है तो बचा कुछ आर होगा, तो आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। टाउ इसको टी को टाउ लिख सकते हैं क्योंकि टाइम तो वही है ना, मतलब इस केस में जहां भी टाइम आएगा उसको हम लोग टाउ लिखेंगे, वेलोसिटी को वी डी लिखेंगे। एम एल अपॉन ए और अलग से बचा एल अपॉन ए। ठीक, रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला निकाला m बटा एन स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। ठीक, इतना हम लोग ने निकाल लिया। अब हम लोग आते हैं रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट टर्म होता है। रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट टर्म होता है जो कि इसके कंडक्टर पे डिपेंड ना करे। अब इसमें से क्या क्या चीज कंडक्टर पे डिपेंड कर रही है, एल और ए, यही दोनों चेंज किया जा सकता है। अब बाकी जितनी चीज बची उसको हम लोग रेजिस्टिविटी कह देते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है m बटा एन ई स्क्वायर टाउ, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी कह देते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, तो इसका फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, यहीं पे इसी का उल्टा कर देंगे हम लोग, कंडक्टिविटी आ जाएगी। ये आपका होमवर्क है कि आप इसका फॉर्मूला उल्टा करके कंडक्टिविटी की वैल्यू कमेंट करेंगे। इतना एक बार नोट कर लिए, फिर मैं अभी आपको आगे इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा ग्राफ जो कि आपके सिलेबस में है, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में, वो पढ़ के आज का ये लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, तो ओम्स लॉ के बारे में हमने बता दिया, v प्रोपोर्शनल टू i होता है। अब अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें कुछ इस तरीके से, v y एक्सिस पे i इस एक्सिस पे, v प्रोपोर्शनल टू i, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। लेकिन दिस इज फॉर ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, सीधी साफ बात, जो ओम्स लॉ को फॉलो करें वो ओमिक कंडक्टर होते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो हमने ग्राफ देखा वो किस तरीके का था, एक और ग्राफ होता है फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर, आई यहाँ वी यहाँ, कुछ इस तरीके से। पहले तो कोई भी कंडक्टर पहले तो ओम्स लॉ फॉलो करता है,
फिर इस तरीके से उठता चला जाता है। ये होता है उसका ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ तक वो ओमिक कंडक्टर है। यहाँ से ओम्स लॉ को नॉन फॉलो करना शुरू कर दिया तो इसको कह देंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें आप, तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू जो है आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। इसका मतलब रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस अगर R2 है, यहाँ का R1 है, तो R2 ज्यादा होगा R1 से। इस ग्राफ से हमने ये डेरिवेशन निकाला। और आज का जो लेक्चर था बहुत मैथमेटिकल था, याद करने वाला था। प्लीज उसे एक बार याद कर लीजिएगा, बैठ के कॉपी में लिखेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कमेंट में लिखने को, उसे लिख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अगले टाइम पे हम लोग यहाँ तक पढ़ने वाले हैं, उसके रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।